हाँ तो फ्रेंड्स कहाँ थे हम? तो कंटिन्यू करते हैं हम सेकंड चैप्टर से। तो सेकंड चैप्टर में क्या देख रहे थे? देखो हमें ना ब्लूम की टैक्सोनॉमी देख रहे थे, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक और उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के वर्गीकरण देख रहे थे। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को बेसिकली हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। स्मृति है, बोध है, चिंतन है। इन सब के बारे में हमने जान लिया था। इसमें बाहर देखो कुछ तो अपन जान चुके थे। अब थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। स्मृति में आपको बाह्य अभिप्रेरणा की जरूरत होती है और इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आंतरिक अभिप्रेरणा, इसमें कम मेरा मतलब स्मृति, बोध और चिंतन से, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो स्मृति, बोध और चिंतन इन तीनों में अंतर करती है। तो हमने स्मृति, बोध, चिंतन के बारे में जान लिया। ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं, कुछ ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक, इन तीनों पहलुओं के बारे में बताया जाता है। शिक्षण को उद्देश्यों के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। ब्लूम ने एक किताब लिखी थी शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसमें इन्होंने 3 तरीके के उद्देश्य बताए थे। जब भी आप कोई काम करते हो ना, जब भी आप कुछ सीखते हो, तो या तो उससे ज्ञानात्मक आउटपुट निकालना चाह रहे हो, या भावनात्मक या क्रियात्मक। या तो हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, या कोई इमोशन सीख रहे हैं, या तो हम कुछ बुकिश नॉलेज सीखना चाह रहे हैं जिसको ज्ञानात्मक कहते हैं, या तो भावनात्मक जिसमें हम कुछ फीलिंग, इमोशन, एहसास के बारे में जानना चाह रहे हैं, या फिर क्रियात्मक कोई एक्टिविटी, कोई कौशल करना सीख रहे हैं। तो ज्ञानात्मक के पहलू कुछ ज्ञान है, बोध है, अवबोध है। ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये कुछ 6 बिंदु आते हैं। वहीं क्रियात्मकता के भी कुछ पहलू बताए जाते हैं, जैसे कि कोई उद्दीपक है, उस पर कार्य करना है। और बीच के थोड़े में से रखेंगे 2 पॉइंट और लास्ट में 2 पॉइंट बताए जाते हैं, स्वाभाविकरण और आदत। और बीच में बताया जाता है नियंत्रण करना और समायोजन करना। तो 6 बिंदु क्या हो गए? कोई भी उद्दीपक आपके सामने आएगा, उसको देखकर आप कार्य करोगे, मतलब उसके प्रति काम करने के लिए आगे बढ़ोगे। उद्दीपक, कार्य करना और नियंत्रण करना, उस पर समायोजन करना, ये कुछ 2 काम करोगे, उसके साथ फेमिलियर होगे उस उद्दीपक के साथ। साइकिल समझो, साइकिल को आपने देखा, उद्दीपन आ जाएगा, उस पर कार्य करना मतलब उसको चलाने के लिए आप ललायत हुए, उसके बाद नियंत्रण करना, उस पर समायोजन करना है, ये उस पर कोशिश करोगे, मतलब आप और साइकिल दोनों आपस में फेमिलियर हो रहे, लास्ट में स्वभाव में उतर जाएगा और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आपकी आदत बन जाएगी। तो ये कुछ क्रियात्मकता के पहलू थे जो ब्लूम ने बताया। और लास्ट में क्रियात्मक के बाद भावनात्मक में क्या होता है? देखो बेसिकली भावनात्मक में है ना, सबसे पहले आप समस्या आती, फिर उसका समाधान वगैरह हम खोजते हैं, और फिर उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। समस्या आती है, फिर सूचना जुटाते हैं समस्या को सॉल्व करने के लिए। फिर हम उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर हम उपकल्पनाओं को चयन करते हैं। उपकल्पना क्या होती है? संभावित समाधान। समस्या आपके सामने है कि तो आप बहुत सारे समाधानों, मतलब संभावित समाधान आपके सामने रखोगे, ये समाधान हो सकते हैं अमुक। उसके बाद समाधानों में से आप किसी एक को पिकअप करोगे, चयन करोगे, उपकल्पनाओं का चयन करोगे। फिर लास्ट में उपकल्पना का निरीक्षण करोगे कि जो आपने एक समाधान को चुना था, वो समाधान कितना रिलेवेंट साबित हो। तो ये हमने कुछ भावनात्मक पहलू के बारे में देख लिया। इस तरीके से हमने लगभग इस दूसरे चैप्टर को कंप्लीटली खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 जो कि अधिगम के बारे में। तो मैंने कहा ना, अधिगम के सारे सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। सिद्धांतों के बाद थोड़ा सा अपन अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अक्षमताएं क्या होती है, अधिगम की विधियां कौन कौन से हो जाती है, अधिगम में वक्र पठार क्या होता है, और कुछ आशुबेल के द्वारा कुछ अधिगम की 4 विधियां बताई जाती है। वो कौन सी अधिगम 4 तरीके से कुछ आशुबेल के द्वारा है ना, कुछ 4 प्रकार बताए गए हैं किसी के। देखो चलो अभी थोड़ा सा इसकी प्रकार को हम कुछ विधियां हैं, स्थानांतरण है, अक्षमता है और वक्र है, पठार है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं ना। और इसके आगे कुछ अधिगम में सबसे पहले थोड़ा सा इससे इंट्रोड्यूस होंगे कि अधिगम की परिभाषाएं क्या होती है, अधिगम के दृष्टिकोण कौन सा होता है, अधिगम प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है, अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती है, परिपक्वता और अधिगम में क्या संबंध होता है, रचनावाद क्या होता है और निर्मितवाद क्या होता है। रचनावाद, निर्मितवाद देखिए, संज्ञानवाद क्या होता है, रचनावाद और संज्ञानवाद क्या होता है। तो ये कुछ पढ़ने वाले। व्यवहारवाद और संज्ञानवाद क्या होता है? व्यवहारवाद कहता है कि ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है, वातावरण से होता है ज्ञान का निर्माण, जब बच्चा वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, और दूसरे लोगों के कारण होता है, अनुकरण के कारण होता है, जैसे भाषा अनुकरण के द्वारा सीखता है ये बच्चा। संज्ञान में कहता है कि बच्चा खुद ब खुद ज्ञान का निर्माण कर लेता है, जब दुनिया को देखता है तो खुद ही ज्ञान का निर्माण करता है। व्यवहार में मानता है कि नहीं, इसमें दूसरों का योगदान होता है। तो इस तरीके से कुछ मोटा मोटे अपन अधिगम के बारे में जानने वाले। सिद्धांतों में देखो, बहुत पहले सिद्धांतों से शुरू करेंगे, फिर कुछ अपन इसकी परिभाषा वगैरह कुछ बेसिक्स जानकारी लेंगे, उसके बाद थोड़ा स्थानांतरण वगैरह और अधिगम की अक्षमता वगैरह इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बहुत सारे सिद्धांत गिवन है, और जैसे कि कुछ बेसिक सिद्धांत है और कुछ विशिष्ट सिद्धांत है। बेसिक में पाउलो है, थोंडाई, स्किनर है, हल है, गुथरी, ये सब सिद्धांत आ जाते हैं। देखो पाउलो ने कुत्ते पर प्रयोग करा था। ये कुछ अनुबंधन की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं कि जब आप भोजन और घंटी साथ में देते तो कुत्ता लाल गिराता है, लेकिन भोजन के लिए गिराता है। उसके बाद जब आप सिर्फ घंटी बजाने लग जाता है, मतलब घंटी और भोजन दोनों साथ साथ देने लग जाते हैं ना बार बार, तो कुत्ता लाल गिराता है, लेकिन अभी उसे भोजन के लिए बजा रहा है। लास्ट में आते आते सिर्फ और सिर्फ घंटी के कारण कुत्ता लाल गिराने लग जाता है। इसको अनुबंधन कहते हैं। अनुबंधन के प्रकार भी बताए जाते हैं, अनुबंधन कितने तरीके से बना सकते हो। तो सबसे अच्छा अनुबंधन विलंब अनुबंध होता है कि घंटी बजाओ, उसके 4-5 सेकंड बाद भोजन दे दो। सबसे बढ़िया अनुबंधन यही माना जाता है। तो पाउलो का जो सिद्धांत है ना, इसका उपयोग आप बुरी आदतों को छुटाने के लिए भी कर सकते हो। इस तरीके से कुछ पाउलो के सिद्धांत के बारे में जानकारी गिवन होती है। थोंडाई का सिद्धांत वही जो बिल्ली के ऊपर करा गया, जो 1913 में उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नाम की किताब लिखी, जिसमें बता दें कि उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और कैसे बिल्ली बहुत सारी गलतियां करके सीख जाती है कि कैसे उसको मछली का टुकड़ा मिलेगा। तो ये जो सिद्धांत है, इसकी शिक्षा में उपयोगिता मंद बुद्धि बालकों के लिए ज्यादा है। मतलब आपको परिश्रम करना सीखना हो ना, अपनी गलतियों से सीखना हो, तो सिद्धांत ठीक माना जाता है।
और इसकी शिक्षा में उपयोगिता ज्यादातर मंदबुद्धि बच्चों के लिए। इसकी बुरी बात यह है कि बहुत यांत्रिक सिद्धांत है, और पावलो का सिद्धांत हमने देख लिया कि बुरी आदतें वगैरह छुड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भी थोड़ा पावलो। उसके बाद स्किनर का सिद्धांत क्या है कि कबूतर को एक निश्चित जगह पर चोंच मारना सिखाना है आपको, तो धीरे 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 पुनर्बलन देते देते हम उसको उस प्रॉपर जगह तक ले आएंगे। मान लो स्किनर को उसको कबूतर को जेड तक जाना है, तो आप ए बी सी डी हर पायदान पर उस कबूतर को है ना पुनर्बलन दोगे, तो धीरे धीरे करते हुए लास्ट में जेड तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से कुछ स्किनर का सिद्धांत होता है। स्किनर का सिद्धांत है ना बेसिकली शिक्षा में उपयोगिता ये आप टीवी है, रिमोट है, सब चलाना सीख जाते हो इससे। स्किनर पुनर्बलन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जोर देते हैं। पुनर्बलन दो तरीके का हो सकता है, एक तो अनुपात वाला, एक अनुक्रम वाला। अनुपात वाला वो होता है जो आप एक फिक्स टाइम मतलब टाइम के बाद देते हो, कुछ टाइम या फिक्स होगा या फिर रिजिड या फिर नॉन फिक्स होगा। और अंतराल वो होता है जिसमें आप है ना अनुपात एक्चुअली ना किसी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, और अंतराल समय के ऊपर करता है, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद। कुछ तो फिक्स होगा और कुछ नॉन फिक्स होगा, कभी 5, कभी 15, कभी 20, और कभी ऐसा होगा कि हर 15 मिनट में दोगे। वही अंतराल, ये अपना अंतराल अनुपात ही होगा कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर के बाद देना है आपको। कुछ ऐसा फिक्स भी हो सकता है हर 2 चैप्टर के बाद दोगे। जो इन चारों में से जो नॉन फिक्स वाला होता है ना वो सबसे ठीक माना जाता है, जो फिक्स नहीं है वो सबसे ठीक। बच्चे को पता है हर 2 चैप्टर के बाद शाबाश गुड कहेंगे तो फिर मजा नहीं आने वाला। बच्चे को नहीं पता है कि कभी दो चैप्टर पढ़ा के देंगे, कभी 3 चैप्टर पढ़ा के देंगे, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। यानी अनुपात वाला, इसको है ना परिवर्ती अनुपात वाला कहते हैं। परिवर्ती अनुपात वाला सबसे बढ़िया माना जाता है। यानी अनुपात वाला एक तो लेसन पे दो, उसके बाद अलग अलग लेसन पे बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरीके से कुछ बताया जाता है इसमें ना। उसके बाद अपने कुछ एक सूच का सिद्धांत आ जाता है जो केनारी द्वीप के सुल्तान के ऊपर, सुल्तान नामक एक चैंपियन था उसके ऊपर किया गया था केनारी द्वीप में कोलर कोफ्ता के द्वारा। ये कहते हैं कि एक बार आप में सूच उत्पन्न हो जाए ना तो आप कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये जो सूच का सिद्धांत है चीजों को समग्र तरीके से देखने पर बल देता है कि पहले ध्यान लगाकर चीजों को देखो, आप समाधान ढूंढने की कोशिश करो, बार बार कोशिश। मैं आपको कहूँ PPL और EA, इससे कोई स्पेलिंग बनाओ तो आप 10 तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के लिखोगे और कोशिश करोगे कैसे कैसे मैं इससे एक सार्थक स्पेलिंग बना पाऊँ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा APPL एप्पल की स्पेलिंग बोल में। तो सूच का सिद्धांत यही कहता है कि आप चीजों को ध्यान से देखो तो सॉल्व जल्दी हो जाएगी। तो इसका शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इससे आप इकाई निर्माण करने में उपयोग करते हो। इसका इकाई निर्माण करने में उपयोग किया जाता है सूच के सिद्धांत का, है ना। सूच की कुछ परिभाषा भी होती है कि आकस्मिक ज्ञान ही सूच कहलाता है। वुड कहता है चीजों को निरीक्षण करना, सूक्ष्म निरीक्षण करना वुडवर्थ के द्वारा कहा जाता है। हाँ, वुडवर्थ के द्वारा कहा जाता है कि सूक्ष्म निरीक्षण करना ही सूक्ष्म मतलब बारीक रूप से देखना चीजों को ही सूच कहलाता है। सूक्ष्म निरीक्षण करना ही सूच कहलाता है। और इस तरीके से कुछ सूच का सिद्धांत हमारा पावलो, थॉर्नडाइक, स्किनर सूच, है ना। और पियाजे का विकासवाद का सिद्धांत भी आता है जिसमें पियाजे विकास यानी बच्चे का विकास कैसे होता है इसकी 4 अवस्थाएं बताते हैं। एक तो संक्रिया हो जाती है, एक तो गामक आधार पे मतलब इंद्रियों के आधार पर, बाद में संक्रिया दिमागी तौर पर। संक्रिया में एक तो मूर्त संक्रिया हो जाती है, पूर्व संक्रिया आती है पहले, फिर मूर्त आती है, फिर औपचारिक संक्रिया आ जाती है। तो ये कुछ अवस्थाएं होती है। जो पहली अवस्था है ना उसमें पियाजे 6 अवस्थाएं और बताते हैं, मतलब इसको 6 कैटेगरी में और बांटा जाता है। जो दूसरी अवस्था है उसको 2 कैटेगरी में और बांटा जाता है। पियाजे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होती है, जब आप कोई नॉलेज देते हो ना, एक सेकंड थोड़ा सा इशू हो रहा है। हाँ, स्कीमा क्या कहते हैं, जब आपको नॉलेज देते हो ना आपके माइंड में एक छवि बनती है, उसी को स्कीमा कहा जाता है। वही समायोजन किसको कहते हैं, संतुलन किसको कहते हैं, और समावेशन किसको कहते हैं, है ना। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं पियाजे साहब। तो ये कहते हैं आत्मसात करना मतलब कि आपने उनको है ना घोड़ा कह दिया, आत्मसात करना हो गया था। समायोजन करना क्या होता है कि आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो उसको, यानी कुबड़ वाला घोड़ा कहते हैं। संतुलन किसको कहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर घोड़ा, ऊंट कहने लग जाते हो। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए। वहीं अपने गुथरी का सिद्धांत, तो गुथरी कहते हैं एक ही बार में सीखना हो जाता है, बार बार करने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार में व्यक्ति सीख लेता है। ये गुथरी ने एक यूनिक बात का ध्यान रखी। गुथरी आदत बनाने की 3 विधियां बताते हैं। एक तो परस्पर विरोधी विधि हो जाती है, थकान, बार बार थका दो। एक लड़की थी जिसको माचिस जलाने की आदत थी, तो उसको इतनी माचिस जलाने का अब उसको नफरत हो गई माचिस जलाने से, तो ये थकान विधि होती है। परस्पर विरोधी विधि भी हो जाती है जिसमें आपको अच्छी, मान लो आपको कोई बुरी आदत छुड़ा रही है, तो मान लो आपको कुछ अच्छा सिखाना है ना, तो कुछ इस तरीके की हो सकती है परस्पर विरोधी विधि कि अच्छा और बुरा दोनों एक साथ दो, तो बच्चे को पता ही नहीं चले कि उसको रिएक्ट क्या करना है, अच्छे पर अच्छा रिएक्ट करे वो या बुरे पर वो दुख का रिएक्शन दे। तो परस्पर विरोधी विधि कुछ इस तरीके की विधि होती है। जैसे बच्चों को कुछ चीज पसंद नहीं तो उस नापसंद चीज के साथ उसकी पसंद की चीज बना दो, तो बच्चा आप कंफ्यूज हो गया कि मैं खुश रहूं या दुखी हो जाऊं। और एक और हो जाती है सीमा विधि, दहलीज विधि। इसमें कुछ खास स्पष्ट हो नहीं पाता है। टोलमैन एक चूहों पर भूल भुलैया का प्रयोग करते हैं। टोलमैन इसको कुछ चिन्ह प्रतिरूप का सिद्धांत कहते हैं। एक होते ब्रूनर, ये ब्रूनर है 3 अवस्थाएं बताते हैं। एक दृश्य है, एक प्रतीक है, प्रतीकात्मक है। दृश्य में आप चीजों को देखकर सोच पाते हो, इससे बाहर नहीं सोच पाते। जैसे गाय देखी तो गाय के बारे में बच्चा सोचने लगता है, और उसका प्रतीक में गाय का नाम लेते आप गाय के बारे में सोचने लग जाते हो। उसके बाद एक और हो जाती है हमारे लास्ट में, ये भी प्रतीकात्मक करके होती है। इसमें बच्चा स्कूल वगैरह जाने लगता है, भाषा गणित ये सब पढ़ने लगता है।
उसके बाद एक आ जाती है वाइगोत्स्की कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल है, मोर नॉलेजेबल स्कैफोल्डिंग है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर के सीखता है। पियाजे कहते हैं, संज्ञानात्मक को मानते हैं पियाजे वाइगोत्स्की, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चा समाज में ज्ञान करने में करता है। पियाजे कहते हैं बच्चा व्यक्तिगत रूप से ज्ञान करने में करता है, खुद ही कर लेता है सब कुछ। तो अलग अलग टर्म इस्तेमाल करते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं ZPD एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जहां तक बच्चा विकसित होता है वो खुद विकसित हो लेता है, लेकिन जहां वो विकसित नहीं पाता बड़ों की मदद से विकसित हो जाता है। इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का एरिया। जहां तक बच्चा विकास खुद कर सकता है वहां तक तो खुद डेवलप हो जाए, उसके बाद दूसरों की मदद से होगा ना, उसी को समीपस्थ यानी उसके समीप का विकास का जोन कहेंगे, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का एरिया। और कुछ इसके फोल्डिंग हेल्प को कहेंगे, जो अदर व्यक्तियों की तरह उसकी हेल्प करी जाती है, उस हेल्प को इसके फोल्डिंग कहेंगे। और मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो उसकी हेल्प कर रहा है उस व्यक्ति को कहेंगे अपन। तो इस तरीके से कुछ कुछ टर्म इन्होंने दिए। वहीं एक टोलमैन के द्वारा भी, टोलमैन का जिक्र तो मैंने कर लिया, टोलमैन ने भी कुछ कुछ टर्म दिए जैसे कि कैटेक्स है, समतुल्यन है, इस तरीके के कुछ टर्म टोलमैन से जुड़े हुए। वहीं गुथे का जिक्र कर लिया मैंने, टोलमैन का जिक्र हो गया, आपने ब्रूनर का हो गया, वाइगोत्स्की। कूट-लेविन का ध्यान रखो, कूट-लेविन कहता है कि आपका व्यवहार व्यक्ति और वातावरण इन दोनों का क्रॉस होता है। वहीं ये कुछ टोपोलॉजी शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, जीवन दायरा शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये टर्म आए तो कूट-लेविन से कनेक्ट करोगे। क्षेत्रीय सिद्धांत है, तलरूप सिद्धांत कहलाता है। बांडुरा कहते हैं आप देख देख कर सीखते हो, वोवोडोल पर प्रयोग किया। एक फिल्म दिखा है जिसमें वोवोडोल नामक एक डोल होती है, उसको मारा जाता है। अगर ये बच्चा देखता है ना कि अगर आप डोल को मार रहे हो तो आपको दंड देंगे, तो बच्चा नहीं मारता जब प्रयोग करा जाए बच्चे के ऊपर। और देखते हैं कि वोवोडोल को मारा जा रहा है तो आपको इनाम दिया जा रहा है, तब बच्चा मारना सीखते हैं, इस तरीके से रिएक्ट करना सीखते हैं। तो अगर सजा देते हुए देखता है ना बच्चा तो काम नहीं करता, अगर इनाम देते हुए देखता है बच्चा तो वो काम करता है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि बच्चा जो देखता है ना ठीक वैसा ही करता है। तो जैसे जैसा बच्चा ने देखा वैसे, जैसे जैसे बच्चे ने देखा वैसा वैसा उसने किया। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्रेक्षण है, अवलोकन है ना। तो ये वोवोडोल का प्रयोग था, एक मूवी दिखाई गई थी, उसमें ऐसा बता रहे थे कि जब जो आप मार रहे हो तो आपको दंड दे रहे तो बच्चा नहीं करेगा, जब जो आप मार रहे हो तो आपको पुरस्कृत करे तो बच्चा सीख जाएगा, जब जो आप मार रहे हो दंड दे रहे हैं ना पुरस्कृत कर रहे हैं तो इसमें कुछ खास पता नहीं चला, है ना। तो ये हमारा वोवोडोल का प्रयोग बांडुरा से जुड़ा। बांडुरा के देखते 4 सोपान होते हैं। सबसे पहले आप चीजों को देखते हो, उसके बाद धारण करते हो, मतलब याद रखते हो चीजों को, उसके बाद खुद अप्लाई करते हो, और आपको अगर अच्छा फीडबैक मिला तो रिपीट करते जाओगे तो फीडबैक आता है फिर। यानी चीजों को देखना, मान लो आपने किसी को डेनिम जींस पहने हुए देखा, आपने ध्यान दिया, आपने याद रखा मैं भी लाऊंगी, ठीक है। तो कुछ अवधान करना और मतलब धारण करा और फिर पुनः प्रस्तुत करा, आप लाए पहनी, फिर पुनर्बलन कहा बढ़िया लग रही है, एकदम बढ़िया लग रही है, आपकी फ्रेंड ने कहा बढ़िया टिप टॉप लग रही है जींस, तो बस आपको मोटिवेशन मिल गया। तो ये अपने बांडुरा के बारे में जिक्र था। बस सूचना प्रकरण का सिद्धांत भी आता है, जो मतलब ये बताता है कि हम चीजों को माइंड में स्टोर रखे, चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। सूचना प्रकरण का सिद्धांत कुछ खास तो है नहीं वैसे, बस थोड़ा सा याद बन रखेंगे, एक संज्ञावादी सिद्धांत है। तो इस तरीके से हमने सिद्धांतों का जिक्र तो कर लिया। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ स्थानांतरण क्या होता है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई करना स्थानांतरण कहलाता है। ग्रो एंड ग्रो है, ये सब इसी तरीके की परिभाषा देते हैं। कुपोसोमी है कि चीज आपने एक जगह कुछ चीजें सीखी हो, अगली जगह अप्लाई करो, है ना, दूसरी जगह काम में लो उनको। आपने साइकिल चलाना सीखा, इस नॉलेज को आप स्कूटी के काम में लो। आपने समोसा बनाना सीखा, कचौरी में उसका नॉलेज उसको अप्लाई करो। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो कॉमन होता ही। तो इस तरीके को अधिगम, इस तरीके से कुछ सीखने को ट्रांसफर करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम सिद्धांत में बहुत सारे विद्वानों ने इसके प्रकार बताए। शुभ को नहीं बताया प्रकार, तो मतलब 3 प्रकार होते हैं इसके, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। देखो सकारात्मक जब आपकी इस तरीके से कुछ सीखा, वो अगली बार आपकी मदद कर रहा है। नकारात्मक आपको ना बाधा क्रिएट कर रहा है आपके काम में। और शून्य अंतरण कोई फर्क नहीं पड़ता, सकारात्मक में आपकी हेल्प करेगा, नकारात्मक में बाधा क्रिएट करेगा, शून्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्प कैसे करेगा, जैसे आपने कुछ सीखा, मान लो आपने इस साइकिल चलाना सीखते, स्कूटर चलाने में मदद मिलेगी आपको, है ना। और नकारात्मक में आपने मैथमेटिक्स में अच्छा सा नॉलेज ले लिया, हिंदी पढ़ने में कोई मदद नहीं करने वाला। शून्य अंतरण, देखो नकारात्मक कह रहे हैं अभी तो अपन, देखो नकारात्मक में ध्यान रखो आप कि मान लो आपने, हाँ भारत की मतलब भारत में आप कोई कार वगैरह चलाने का काम करते हो, अगर विदेश में कार चलाने का काम करोगे ना, या फिर ये काम परसीव करोगे ना, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ स्टेयरिंग की इस तरफ और दाएं बाएं में स्टेयरिंग होता है। शायद ऐसा कुछ इशू है कि भारत में कुछ दाएं या बाएं तरफ स्टेयरिंग होता है और विदेशों में इसके जस्ट विपरीत होता है, तो दिक्कत हो सकती है, ऐसा मतलब माना जाता है। मैंने भी एक्यूरेट फील तो नहीं, मतलब देखा भी नहीं है और कभी सुना तो ऐसे ही किताबों में कभी पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जहां प्रॉब्लम क्रिएट, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग समझ लो, कुछ ऐसा था। और शून्य अंतरण जहां कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एरोप्लेन चलाने वाला अगर स्कूटर चलाना सीखेगा तो ना तो हेल्प मिलेगी और ना बाधा क्रिएट होगी, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखो। और तो ये शून्य अंतरण कहलाता है हमारा। तो सकारात्मक मदद करेगा, नकारात्मक और बाधा क्रिएट कर देगा, शून्य अंतरण एकदम न्यूट्रल रहेगा। और उसके बाद अधिगम अक्षमता किसको कहते हैं, अधिगम अक्षमता है जो आपकी सीखने में कोई दिक्कत आने लगे ना, उसको अधिगम अक्षमता कहते हैं। बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, या फिर आपकी गणित करने में। देखो बोलने में उसको अफेजा और डिफेजा कहते हैं। अफेजा मौखिक में कह रही हूँ ना, मौखिक में बोलने में अफेजा डिफेजा कहते हैं। अफेजा में होता है कि आप समझ नहीं पाते, डिफेजा में आप समझा नहीं पाते हो। और गणित में एक तो कुछ ग्राफिक, गणित में देखो मैथमेटिकल
वर्बल आ जाएगा, मतलब वर्बल प्रॉब्लम होती है, ग्राफिकल प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेट डिसकैलकुलिया करके प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये 3-4 प्रॉब्लम्स होती है गणित में। वहीं आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत को लेक्सिया लेक्सिया के नाम से जानोगे, लिखने में दिक्कत को प्रेक्सिया प्रेक्सिया के नाम से जानोगे। और गणित में बता दिया और मौखिक में बता दिया अफेजा फेजा में, है ना। आपका किसी से अफेयर होता है ना तो आपको मतलब खुल के बता नहीं पाते उसके बारे में, तो अफेजा से ध्यान रखोगे, बोलने से संबंधित मौखिक, इस तरीके से सारे अधिगम क्षमताओं के बारे में पता चल गया, ये लिखने की, ये पढ़ने की, ये गणित की और ये मौखिक की, है ना। देखो लिखने के लिए प्रेक्सिया प्रेक्सिया प्रेक्सिया, और लिखने और पढ़ने के लिए लेग आएगा। पढ़ाई नहीं करी ना तो खूब पिटोगे, वो भी काहे से, लेग से, ठीक है। तो लेग से ध्यान रखोगे, और लिखने के लिए प्रेक्सिया ध्यान रखोगे, गणित के लिए कैलकुलिया है, वर्बल ग्राफिया, और मौखिक बोलने के लिए बन गया अफेर, तो अफेजा वगैरह, अफेजा डिफेजा, इस तरीके से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्या क्या होता है इनमें, देखो लेक्सिया में वही हम मतलब पढ़ने में नाम का मान पढ़ते हैं, पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं, और कुछ इस तरीके की चीजें आ जाती है ना डिसलेक्सिया में। और कुछ हाइपरलेक्सिया भी होता है, पढ़ने की बता, लेक्सिया लेक्सिया सब पढ़ने का, तो हाइपरलेक्सिया में बोर्ड पे लिखा नहीं पढ़ सकते। और प्रेक्सिया 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 आप बस लिख नहीं पाओगे, बस इतना ध्यान रखो। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ जान लिया। अब थोड़ा सा अधिगम की परिभाषा वगैरह देख लेते हैं, फिर सेशन फिनिश करते हैं। अधिगम की देखो, अधिगम की परिभाषा अलग अलग विद्वान ने दी। कोई कहता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहता है, व्यवहार के कारण गिलफोर्ड के द्वारा कहा जाता है। कोई कहता है कि आदतों, ज्ञान और रुचियों को अपनाना के द्वारा कहा जाता है। 1 सेकंड पॉज करेंगे, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, ओके।